हेलो। कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ महीनों से आरबीआई लगातार रेपो रेट कम कर रही है। ऐसा उसने अप्रैल में भी किया था और अभी जून में भी किया है। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज की, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में ऐसा करने के आरबीआई ने 3 कारण बताए। उसमें से 2 हैं, इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट कंजम्पशन बहुत कम है। दूसरा रीजन है, इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, धीरे धीरे और डिक्लाइन कर रहा है। तो आरबीआई इन दोनों को ही बूस्ट करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है, इसलिए आरबीआई रेपो रेट को कम कर रही है। ये एग्जैक्टली वही 2 कारण हैं जिनको मैंने आज से करीब करीब 5 से 6 महीने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने बताया था। आइए एक बार उस क्लिप को देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन क्यों कर रही है। तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है डिक्लाइनिंग प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कॉरपोरेट सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सेकंड रीजन है लैक ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमी। इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि मैं यहाँ पे जो भी इशू डिस्कस करता हूँ, जिस भी इशू की एनालिसिस करता हूँ, उसमें एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है। तो आप किसी भी इशू का डेप्थ में एनालिसिस चाहते हैं, डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है, रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट किस तरह से प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, रेपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिश्ता है, आरबीआई रेपो रेट कम करके जो अचीव करना चाहती है क्या वो अचीव कर पाएगी। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। किसी भी इकोनॉमी में सबसे फंडामेंटल चीजें 3 होती हैं, डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट। अगर डिमांड एंड सप्लाई आपस में मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है इकोनॉमी ठीक से काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, या सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसे में इकोनॉमी में करेक्शन की जरूरत होती है। करेक्शन करने के 2 टूल होते हैं, एक को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, दूसरे को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। लेट्स ब्रीफ अबाउट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कंप्लीटली गवर्नमेंट का डोमेन है, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं इन्वेस्टमेंट, टैक्स, सब्सिडी। सरकार को जब कंजम्पशन इंक्रीज करना होता है तो सरकार टैक्स को डिक्रीज कर देती है, सब्सिडी को इंक्रीज कर देती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। लेकिन जब सरकार को कंजम्पशन कम करना होता है या डिमांड कम करवानी होती है तो सरकार टैक्स को बढ़ा देती है, सब्सिडी को कम कर देती है, इन्वेस्टमेंट को कम करने लगती है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली आरबीआई का डोमेन है। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। मनी सप्लाई यानी कि लोगों के हाथों में कितना पैसा है, उनके पास कितना इजीली पैसा अवेलेबल है, इसको रेगुलेट करना मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 को सरकार अपॉइंट करती है और 3 को आरबीआई अपॉइंट करती है। इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी के बेस पे लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2015 के अंडर काम करती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन एक टारगेट से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। वो टारगेट है 4% ±2, यानी अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई दोनों को ही सरकार को लिखित में जवाब देना होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट को डिसाइड करती है और बाकी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के जितने भी टूल हैं उनको आरबीआई खुद से डिसाइड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेनली एक टूल है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का। तो अब बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है। इस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को ओवरनाइट पर्पस के लिए लोन देती है। आई रिपीट, ओवरनाइट पर्पस इन जर्नल। कभी कभी स्पेशल कंडीशंस में आरबीआई एक रात से ज्यादा के लिए भी लोन दे सकती है, जैसा कि कोविड में देखा गया था।
आरबीआई जब किसी भी बैंक को रेपो रेट पे लोन देती है तो ये लोन बाकी सारे लोन से काफी अलग होता है। ये कैसे अलग होता है, इसका कारण इसके नाम में ही छुपा हुआ है, रेपो। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, यानी बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेती हैं तो उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है कोलेटरल के रूप में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट कभी भी किसी से लोन लेती है तो बदले में एक लोन पेपर देती है जो ट्रेडेबल होता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। लेकिन जब बैंक का लोन का टेन्योर पूरा होता है, मतलब एक रात के बाद, बैंक्स ने जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के साथ डिपॉजिट की है उनको वापस खरीदना पड़ता है, तो इसलिए इसको रीपर्चेज ऑब्लिगेशन कहा जाता है। रेपो रेट की एक खास बात और होती है, रेपो रेट एक वो इंटरेस्ट रेट है जिससे इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इंटरेस्ट रेट होती हैं वो सारी लिंक्ड होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब अगर रेपो रेट इंक्रीज करेगी तो इकोनॉमी के अंदर बाकी सारी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगी, अगर रेपो रेट डिक्रीज करेगी तो बाकी सारी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगी। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, डिपॉजिट रेट सब रेपो रेट के साथ लिंक्ड है। तो रेपो रेट कंजम्पशन को कैसे इंपैक्ट करती है? सपोज करो रेपो रेट इंक्रीज हुई, जब रेपो रेट इंक्रीज होगी तो बाकी सारी रेट भी इंक्रीज होंगे, होम लोन महंगे होंगे, कार लोन महंगे होंगे, इवन अदर लोन भी महंगे होंगे, ईएमआई महंगी हो जाएंगी। इसकी वजह से लोगों के जेब में पैसा कम बचेगा और लोग खर्च कम करेंगे तो कंजम्पशन कम होगा। रेपो रेट कम करके इसका जस्ट उल्टा होता है, ईएमआई सस्ती हो जाती हैं, इजिली चीजें अवेलेबल होती हैं। सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक आदमी रेफ्रिजरेटर खरीदना चाह रहा था ईएमआई पर, लेकिन वो देख रहा था कि ईएमआई की कॉस्ट महंगी है, इसलिए उसने अपना डिसीजन डिले कर रखा था। लेकिन जैसे ही रेपो रेट कम हुई, ईएमआई की कॉस्ट कम हुई, उसने रेफ्रिजरेटर ले लिया, मतलब उसने कंजम्पशन शुरू कर दिया। तो रेपो रेट इस तरह से कंजम्पशन को इम्पैक्ट करती है। अब रेपो रेट इन्वेस्टमेंट को कैसे करती है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कंपनियां लोन लेती हैं और लोन लेके नई फैक्ट्री, नए प्लांट्स, नई यूनिट्स को एस्टेब्लिश करती हैं, इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सपोज करो एक बर्गर की कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बट उसने देखा कि लोन महंगा है, अभी लोन लेना सही नहीं रहेगा प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग, और उसने ये डिसीजन डिले कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रेपो रेट कम हो गई है तो वो कंपनी लोन लेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, नए प्लांट्स खोलेगी, इस तरह से इन्वेस्टमेंट राइज होता है। अब बात करते हैं रेपो रेट और इन्फ्लेशन का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, प्लीज लिसन। सपोज करिए एक कमरे में 5 लोग हैं और 5 ही आइटम हैं, हर आइटम की कीमत 5 रुपए है और हर आदमी के पास 5 ही रुपए हैं। तो इस केस में एक आदमी अधिकतम एक ही आइटम खरीद सकता है और उस आइटम की कीमत 5 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि लोन सस्ता हो गया और हर आदमी के पास लोन की सुविधा अवेलेबल है, तो इसमें क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोन लेके एक के बजाय ज्यादा कंज्यूम करने के लिए 2 आइटम खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइटम फिक्स 5 ही हैं, तो अगर कोई 2 खरीदेगा तो उनमें से कोई एक लूज करेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो चाहेगा कि वो कम से कम एक आइटम तो अपने पास रखे, इसके लिए वो महंगी बोली लगाएगा। तो इससे कंपटीशन राइज होगा, कंपटीशन राइज होगा तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी और अंत में जाके तब स्टेबलिश होगी जब लोगों के पास मैक्सिमम पैसा जो है और आइटम की कीमत बराबर नहीं हो जाएगी। तो देखा आपने कि अगर पैसा इजीली अवेलेबल है, मनी सप्लाई है, बट आउटपुट नहीं है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, न्यू आइटम्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, नया प्रोडक्शन नहीं है, तो हमेशा इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। तो रेपो रेट कम करने से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और आरबीआई का मेन टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो आरबीआई जब भी रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो उसका सबसे मेन कंसर्न होता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द इन्फ्लेशन। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि पिछले 4-5 महीने से कम होना शुरू हुआ है, ये 2024 के सितंबर मंथ से ही लगातार डिक्लाइन देखा जा रहा है। लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट कम करना फरवरी से स्टार्ट किया, ऐसा क्यों, इतने महीने क्यों वेट किया? इसका मेन रीजन है कि उस टाइम पे इन्फ्लेशन ज्यादा था, वो इन्फ्लेशन 6% से अबव था।
तो अभी क्यों किया? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन काफी कम हो गया है। मैं अभी की बताऊं यानी जून का बताऊं तो इन्फ्लेशन अराउंड 2% है। तो आरबीआई के पास अभी काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छा मार्जिन है, जहां पे आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। इसलिए आरबीआई ने अभी रेपो रेट को कम किया है। तो अब लास्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं, क्या आरबीआई इससे जो अचीव करना चाह रही है वो अचीव कर पाएगी? तो सबसे पहले इस बात को डिस्कस करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब प्रॉब्लम साइक्लिकल हो। जब प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अब ये साइक्लिकल क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। कोई भी इकोनॉमी स्ट्रेट मूव नहीं करती है। हर इकोनॉमी में बूम आता है, फिर स्लो डाउन आता है, फिर बूम आता है, फिर स्लो डाउन आता है। जब बूम होता है तो डिमांड होती है, ग्रोथ होती है, इन्फ्लेशन हाई होता है। तो उस टाइम पर आरबीआई का टारगेट होता है कि डिमांड को कम रखे, इन्फ्लेशन को कम रखे। ऐसे केस में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करके मनी सप्लाई को डिक्रीज करती है और इन्फ्लेशन कम होने लगता है, डिमांड कम होने लगती है। इसका उल्टा करती है जब स्लो डाउन होता है। तो ये साइकिल है किसका? बूस्ट स्लो डाउन, बूस्ट स्लो डाउन। तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है जब प्रॉब्लम साइक्लिकल है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में इफेक्टिव नहीं होती है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या होता है? लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन। सपोज करो कि इंडिया में जो नई लेबर जनरेट हो रही है वो कंप्यूटर में इफिशिएंट है बट एआई के साथ कंपैटिबल नहीं है। लेकिन कंपनीज की जो डिमांड है वो चाहती हैं कि लेबर कंप्यूटर में तो अच्छी हो ही हो, डिजिटल लिटरेसी तो हो ही हो, लेकिन साथ में उसको एआई भी आनी चाहिए, एआई का यूज करना आना चाहिए। तो क्या जिस तरह की लेबर इंडियन इकोनॉमी जनरेट कर रही है और जिस तरह की लेबर कंपनीज चाह रही हैं उसमें मिसमैच है कि नहीं? क्या ये प्रॉब्लम मॉनेटरी पॉलिसी डील कर सकती है? आप बताइए। नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। ये प्रॉब्लम इकोनॉमी में स्ट्रक्चर ही खराब है। उस स्ट्रक्चर को सुधार करना पड़ेगा, जब ही जाके इकोनॉमी में सुधार आएगा। तो जब प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल होती है तो फिर वर्क नहीं करती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में कंजम्पशन की। कंजम्पशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, मतलब लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे जनरली दो ही कारण होता है। या तो लोगों के पास पैसा है नहीं, अगर है तो वो सेविंग मोड में है। इंडिया के केस में ये दोनों ही बातें सच हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो नॉन इसेंशियल आइटम नहीं खरीद सकती, मतलब उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो अपने जो जरूरती सामान है उसके अलावा भी कंज्यूम कर सकें। अभी कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, ब्लूम वेंचर्स ने रिलीज की थी। इसमें 90% तक इंडियन ऐसे हैं जो नॉन इसेंशियल आइटम पर खर्च नहीं कर सकते हैं, मतलब पैसे की कमी है। तो कंजम्पशन इसलिए भी कम हो रहा है। दूसरा, जिन लोगों के पास पैसा है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो सेविंग मोड में है। शुरुआत में सरकार को लगता था कि अगर हम उनको छूट दे देंगे टैक्स में तो उनके पास पैसा बचेगा जिससे वो कंजम्पशन करेंगे, इसलिए सरकार ने काफी इनकम टैक्स में छूट दी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो पैसा बचा लोग उसको भी सेव कर गए, उन्होंने खर्च नहीं किया। तो लोग सेविंग मोड में क्यों हैं? लोग सेविंग मोड में जब ही होते हैं जब उनको ये यकीन होता है कि उनकी जो फ्यूचर में होने वाली इनकम है वो वर्तमान इनकम से कम होगी, या वो अपने फ्यूचर को लेके काफी फियरफुल होते हैं। तो ऐसे में वो कंज्यूम नहीं करते हैं। तो आखिर में लोग क्यों डरे हुए हैं? लोगों को क्या डर सता रहा है? क्यों सेविंग मोड में है? क्यों लोग कंजम्पशन को कट करके सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां पर ना तो जॉब की सिक्योरिटी है, ना ही पीएफ कटता है, ना ही पेंशन का कोई प्रोविजन है, ना ही कोई मेडिक्लेम है। तो ऐसे केस में लोगों को लगता है कि अगर उनकी जॉब गई उस दिन उनका दिक्कत हो जाएगी, उनके फ्यूचर का क्या होगा दे डोंट नो। तो ऐसे केस में जो सेविंग है वो बफर का काम करती है, बफर के तरह काम करती है। दूसरा, जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी अपनी जॉब को लेके बहुत सिक्योर नहीं है, अपने फ्यूचर को लेके बहुत सिक्योर नहीं है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां मास ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को थोक के भाव में निकाल रही हैं। तो लोग अपने फ्यूचर को लेके डरे हुए हैं। फ्यूचर को लेके क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब की रिक्वायरमेंट बदल रही है, जॉब प्रोफाइल बदल रही है।
तो लोगों को लगता है कि वो जो आने वाली न्यू डिमांड है उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे और वो कभी भी जॉब लूज कर सकते हैं। तो सेविंग उसमें काम कर सकती है, सेविंग उनको प्रोटेक्शन दे सकती है, इसलिए लोग सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सेविंग हमेशा बढ़ती है और ये हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कम क्यों है। इन्वेस्टमेंट कम है इसका मतलब है कंपनियां नया लोन नहीं ले रही हैं, क्रेडिट ग्रोथ रेट लो है। क्रेडिट ग्रोथ रेट पिछले 3 सालों में अब सबसे कम है। क्रेडिट ग्रोथ रेट अभी करीब 9% के आसपास है। शुरुआत में सरकार को, इवन आरबीआई को लगता था क्रेडिट ग्रोथ रेट इसलिए कम है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में पैसा इजीली अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने 2024 के अंदर 9 लाख करोड़ का नया पैसा बैंकिंग सेक्टर में डाला, लेकिन इसकी वजह से भी क्रेडिट ग्रोथ रेट राइज नहीं हुई। इवन क्रेडिट जो है वो सरप्लस में है, लिक्विडिटी सरप्लस में है, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए बैंक के पास आइडल पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है। तो क्रेडिट ग्रोथ रेट की प्रॉब्लम लिक्विडिटी की वजह से नहीं है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट कम क्यों है, इसके मेनली 2 ही रीजन है। पहला रीजन है कंजम्पशन कम है, यानी कंपनियां जो भी बना रही हैं वो उतना भी नहीं बिक रहा है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में नए प्रोडक्ट की, तो कंपनियां नया इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की जिसको हम ओबिकस रिपोर्ट कहते हैं। इसमें आरबीआई ऑर्डर बुक्स का सर्वे करती है, यानी कंपनियों को कितने नए ऑर्डर मिले, कितने पुराने ऑर्डर बाकी हैं उनके। इसमें इन्वेंट्री का सर्वे होता है, मतलब कितना पुराना स्टॉक बाकी है और कितना नया स्टॉक आ रहा है। और उसके बाद इसमें कैपेसिटी का भी सर्वे होता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 74% है, यानी कि अगर किसी भी कंपनी की 100 फैक्ट्रियां हैं तो सिर्फ 74 फैक्ट्रियां चल रही हैं, 26 फैक्ट्रियां पेंडिंग में है, बंद पड़ी हुई हैं। दूसरी तरह से कहूं तो अगर एक कंपनी 100 आइटम बनाती है तो उसमें सिर्फ 74 आइटम बिक रहे हैं, 26 आइटम नहीं बिक रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनका पुराना प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है तो वो नया प्रोडक्ट क्यों बनाएं, नई फैक्ट्रियां ओपन क्यों करें। तो इस वजह से कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। दूसरा रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में सन की नेताओं का उदय हुआ है। वो सारा इकोनॉमिक नेशनलिज्म से प्रेरित हैं, उनको सिर्फ अपनी कंट्रियों का इंटरेस्ट दिखाई देता है, बाकी ग्लोबल इंटरेस्ट से उनको कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से ट्रेड डिक्लाइन हो रही है, यहाँ देखो वहां देखो, हर जगह कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। कभी इराक और इजराइल में वॉर हो रही है, कभी इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रही है, कभी और कहीं वॉर हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है, यूक्रेन रशिया में वॉर चल रही है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत डरे हुए हैं। सपोज करो कोई इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो यूएस का इन्वेस्टर है, लेकिन उसको डर है कि ट्रम्प क्या करेगा, उसका कुछ अंदाजा नहीं है, तो उसको इन्वेस्टमेंट को लेकर डर लग रहा है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया। सपोज करो कोई इन्वेस्टर मिडिल ईस्ट में एक पेट्रोलियम का प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन उसको डर ये है कि कल को कोई भी मिसाइल आके उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो प्लांट है उसको तोड़ सकती है। तो इन्वेस्टर्स आर फियरफुल और इसकी वजह से सारे इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को होल्ड करके रखे हैं। इसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट कम मिल रहा है देखने को। तो आपने ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को समझा। क्या ये दोनों प्रॉब्लम आपको साइक्लिकल लग रही हैं? नहीं है, ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है और इनको पॉलिसी से ही डील किया जा सकेगा। इवन आरबीआई गवर्नर ने भी इसको कहा है कि आरबीआई जितना कर सकती थी, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि आरबीआई जितना कर सकती थी वो कर रही है। आरबीआई को रेपो रेट कम करनी चाहिए थी, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। इससे ज्यादा आरबीआई से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नाउ गवर्नमेंट ही इसको ठीक कर सकती है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? 2-3 सॉल्यूशन है, लेट मी एक्सप्लेन। पहला, लोग इनफॉर्मल सेक्टर से डरे हुए हैं क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो सरकार को ज्यादा से ज्यादातर लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से शिफ्ट करके फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिलवाना चाहिए। सरकार इसके बारे में सोच भी रही है। रिसेंटली सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, ईएलआई, मतलब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत सरकार का एक एम ये भी है कि सरकार जो लेबर फोर्स है उसको इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ लेके जाए। और क्या हो सकता है? दूसरा क्या है, जैसे अभी प्रेजेंट में फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक बड़ा पार्ट जो उनको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और उसका एक छोटा सा हिस्सा पीएफ के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है, पेंशन के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर सरकार चाहती है
कि स्किल्ड हो जाएं लोग, अनएम्प्लॉयड ना हो और फियर थोड़ा कम हो। तो इसके लिए सरकार को एक्चुअली में सैलरी 2 पार्ट्स में नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए। पहला जो अकाउंट में क्रेडिट होती है, दूसरा पीएफ और पेंशन, तीसरा सरकार को स्किल के लिए करना चाहिए, अप स्किल फंड बनाना चाहिए। वो पैसा सिर्फ एम्प्लॉय तब यूज कर सके जब वो अपने आप को अप स्किल करना चाहता है। ऐसे केस में होगा क्या, एम्प्लॉय चाहेगा कि मेरा जो पैसा पेंडिंग है अप स्किल फंड में, मैं चाहता हूं कि वो पैसा यूज हो, तो इसके वजह से एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को हमेशा अप स्किल करता रहेगा और हमेशा एम्प्लॉयबल बना रहेगा, तो उसका फियर थोड़ा कम होता जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पैसा एक्चुअली में उनके हाथों तक पहुंचाना है जो वाकई में खर्च करते हैं। इकोनॉमी में एक कंसेप्ट होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। इसका मतलब होता है कि अगर एमपीसी 20% है, तो अगर न्यू इनकम ऐड होती है तो उसका सिर्फ 20% हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च होता है, बाकी का 80% हिस्सा सेविंग में चला जाता है। जो पुअर पॉपुलेशन होती है उसका एमपीसी काफी हायर होता है, 80% तक देखा गया है। मतलब अगर उनकी इनकम में 100 रुपए ऐड होते हैं तो वो 80 रुपए कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं और जो बाकी के 20 रुपए हैं वो सेविंग करते हैं। वहीं रिच लोगों के केस में एमपीसी काफी लोअर होती है, यानी 20% और 10% के अराउंड होती है। मतलब अगर उनकी इनकम में 100 रुपए ऐड होते हैं तो इसमें सिर्फ वो 20% रुपए कंज्यूम करते हैं, बाकी के सेविंग करते हैं। तो इसकी वजह से कंजम्पशन हमेशा कम रहता है। तो हमें इनकम टैक्स में छूट दी, ये अच्छी थी, लेकिन हमें कुछ गरीब लोगों को भी इंसेंटिव देना चाहिए जिससे उनका कंजम्पशन राइज होगा, तो इकोनॉमी में कंजम्पशन की साइकिल है वो घूमना स्टार्ट होगी। तो ये 3 सॉल्यूशन है जो वर्क कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।